बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अब्बास और एक दफ़ा फिर उस सेगमेंट से खुशामदीद जो कि हम आपके लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल से लेकर आते हैं। बरान रहमत के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान अल मुबारक की एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान अल मुबारक का महीना है, इससे हम फैज़याब हो रहे हैं, इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा इसकी सादतों, रहमतों और बरकतों से फैज़ हासिल कर सकें, हासिल करें। रोज़ाना कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसी बात या कोई ऐसी सोच आपको देता जाऊँ जिस पे शायद मेरी ज़िंदगी में भी कमी हो और मैं भी अमल ना कर रहा हूँ, लेकिन हम मिल के उसकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि वो हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो। ऐब जोई, दूसरों की खामियां निकालना, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को शदीद नापसंद है, क्योंकि मुकम्मल ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। परफेक्शन सिर्फ अल्लाह को ही मौजू और अल्लाह के लिए ही ये जो परफेक्शन का लफ्ज़ है वो बना है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वो मासूमीन थे जो अल्लाह के ख़ास बंदे थे, लेकिन हम जैसे जो गुनाहगार बंदे हैं वो यकीनन किसी ना किसी खामी में मुब्तला होते हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हम जब दूसरे की खामी निकालते हैं तो यकीनन हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद हमारे अंदर वो खामी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई और ऐसी कमी हो जो उस शख्स में ना हो। इसलिए जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ उंगली का इशारा करते हैं, तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं जो कि हमें ये याद दहानी कराती हैं कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या कमी है। कहते हैं कि अगर आप खामियां तलाश करनी शुरू कर दें किसी में, तो एक ऐसा वक्त आता है कि आप अकेले रह जाते हैं। हज़रत अली का कौल है कि किसी में ऐब जोई करने वाला या किसी की खामी तलाश करने वाला ऐसा ही है उस मक्खी की मिसाल, जैसे वो मक्खी सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर सिर्फ ज़ख्म पर बैठती है। आजकल इस तरह सोशल मीडिया का ट्रेंड है और आप जहाँ भी देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में आपको लोगों की बुराइयां ही बुराइयां देखने को मिलती हैं। हर कोई कीपैड वॉरियर हो गया है, हर किसी के हाथ में एक फ़ोन आ गया है या एक लैपटॉप है जिससे वो जिसके बारे में जो मर्ज़ी बुराई करना चाहे कर सकता है। ये एक बहुत ही बुरा ट्रेंड है। लोगों की अच्छाइयाँ तलाश कीजिए। ज़िंदगी गुजारनी है किसी के साथ तो उसकी पॉजिटिविटी, उसके अंदर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस इंसान की, वो देखिए। यही एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी है। रिश्तों में कामयाबी का तरीका यही है। अपने घर में, अपने अतराफ़ में, अपने आसपास, अपने प्यारों के अंदर खूबियाँ तलाश कीजिए, क्योंकि खामियाँ तो हमारे अंदर भी बहुत हैं। और इस तरह अगर हमने ये करना शुरू किया तो ज़िंदगी गुजारना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए भी मुश्किल है और उस शख्स के लिए भी मुश्किल है जिसके लिए हम ये सब कुछ सोच रहे हैं। जनाब, ये तो थी आज की एक छोटी सी बात। अल्लाह करे कि हम इस पर प्रैक्टिस कर सकें, इस पर अमल दरामद कर सकें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। आज मैं जिस नात ख्वां का जिक्र आपसे करूंगा उनका नाम है मुनीबा शेख। मुनीबा शेख हमारे पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी, एक बहुत ही खुशगुलू नात ख्वां थी, और मैं तो यूँ कहूँगा कि वो हैं, क्योंकि उनकी नातें जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते रहेंगे इंशाअल्लाह ता क़यामत, तब तक उनकी आवाज़, उनकी याद हमारे दिलों में बरकरार रहेगी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत नातें उन्होंने पढ़ी, जिनकी एक एंडलेस लिस्ट है, एक ना ख़त्म होने वाली फ़हरिस्त है। आज एक खूबसूरत नात जो कि उन्होंने बहुत पहले पढ़ी थी, 2 साल पहले वो रहलत फरमा गई, इस दुनिया से दारिफ़ानी से कूच कर गई, लेकिन उनकी खूबसूरत नात आज भी हमारे कानों में गूंजती है तो उनकी याद दिलाती है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आप जानते हैं कि जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक और मेहमान होंगे तुर्किश मीडिया इंडस्ट्री से। हम आपको मुख्तलिफ़ अदाकारों से मिला रहे हैं, मुख्तलिफ़ फ़नकारों से मिलवा रहे हैं। आज जिस एक्टर से मैं आपको मिलाऊंगा, इनका ताल्लुक़ ऑफ़ कोर्स तुर्की से है, टर्की से है, और ये अर्तुग़रुल गाज़ी में भी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके अलावा ये पिछले तकरीबन 15 सालों से मीडिया इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं और बेशुमार उन्होंने 50 से ज़्यादा सीरियल किए हैं। अभी आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए और आपको पता चलेगा कि मैं किस एक्टर की बात कर रहा हूँ। जब वापस आएंगे तो मैं आपसे इनकी मुलाकात कराऊंगा। देखिए ये वीडियो क्लिप। आज बाराने रहमत में हमारे साथ मौजूद हैं जमाल हुनाल, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में आयरिस और अहमद का किरदार निभाया। ये किरदार इस ड्रामे के मशहूर तरीन किरदारों में से एक किरदार है। इस किरदार को तुर्की समेत दुनिया भर में बेहद पसंद किया गया। जमाल को इस किरदार को निभाने में किन किन मुश्किलात का सामना हुआ, आज हम जानेंगे जमाल से, और बहुत सी ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ रहिए।
वीडियो क्लिप आपने देखा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक्टर जमाल हुनाल की। हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अर्तुगरुल गाजी में यानी डिलिश अर्तुगरुल में प्ले किया है कैरेक्टर एरस यानी अहमद का। इस वक्त हम एक शूटिंग से इनको घसीट के लेकर आए हैं, इसलिए हमारी वजह से जल्दी से निकल कर आ गए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू बराने रहमत, वेलकम टू आज एंटरटेनमेंट, आज न्यूज़ एंड वेलकम टू पाकिस्तान। शुक्रिया। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जल्द पाकिस्तान जाऊँ इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये कैरेक्टर्स वहाँ इतने पॉपुलर हो गए हैं और हर पाकिस्तान का जो देखने वाला है इस ड्रामे का, इस सीरियल का, वो बहुत ख्वाहिश कर रहा है कि किसी तरह ये एक्टर्स पाकिस्तान आएँ, उनसे मुलाकात हो। लेकिन आज टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसकी वसातत से इस वक्त हमारे ये एक्टर्स जो हैं आपके साथ उर्दू बोलते नज़र आ रहे हैं। इसमें हमारे जो इंटरप्रेटर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम का। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देना जमाल? बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। पाकिस्तान वैसे मुझे बहुत पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊं और वहाँ के नॉर्थन एरियाज़ में घूमूं फिरूं, वहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती अभी तक मैंने सिर्फ टीवी पे या पिक्चरों में ही देखी है। और रही बात हमारे अर्तुगरुल के करैक्टर्स को पाकिस्तान में पसंद करने की, तो उसके लिए मैं पाकिस्तान की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उनके बीच में जाके उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वैसे मेरे फैंस सोशल मीडिया पे अक्सर बात करते हैं मुझसे। सोशल मीडिया पे जब कोई मतलब जनरली कोई इंसान पॉपुलर होता है तो सोशल मीडिया पे हर तरह के मैसेजेस आते हैं और स्पेशली जब कोई नेगेटिव रोल करता है या कोई एंटागनिस्ट का रोल करता है तो फिर आम देखने वाले, क्योंकि देखने वाली आवाम बाज़ बहुत सीधे और बाज़ बहुत भोले भाले होते हैं और उनको लगता है कि शायद जो एक्टर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है वो आम जिंदगी में भी ऐसा ही हो। आपको सोशल मीडिया पे किस तरह के मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से? और बीइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, आप नॉट इन द रियल लाइफ ऑफ कोर्स, ड्रामे में जो आप ये नेगेटिव प्ले कर रहे हैं रोल इस एंटागनिस्ट का, इसके बाद पाकिस्तान से किस किस तरह के मैसेज आते हैं और कोई ऐसा कोई मैसेज जिससे आप बहुत ऑफेंड हुए, आपको लगा कि यार ये नहीं आना चाहिए था? मुझे पाकिस्तान से सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस आते हैं वो सारे मैसेजेस बहुत ही अच्छे होते हैं और अब तक पाकिस्तान से सारे अच्छे मैसेजेस ही पहुंचे हैं मुझ तक। लेकिन जो मेरे यहाँ तुर्की के फैंस हैं, वो फैंस मेरे करैक्टर को लेकर काफ़ी कुछ नेगेटिव बोलते हैं। शायद इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि टीवी पर जैसा दिखाया जाता है लोग उस करैक्टर को वैसा ही समझते हैं। कभी कभार तो इतने नेगेटिव मैसेजेस आने लगते हैं कि हमें उन लोगों को बताना पड़ता है कि हम लोग एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं और इसमें हकीकत नहीं है। मेरे ख्याल में ऑडियंस जब आपके काम को देखती है तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि जैसे ये सब कुछ बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि जब आप कोई नेगेटिव करैक्टर प्ले करते हैं तो आप खुद को उस करैक्टर में ढाल लेते हैं ताकि अच्छी तरह से कर पाएं। तो यही वजह है कि आपका काम बिल्कुल रियल नज़र आता है और ऑडियंस की नज़रों में आपकी एक अलग ही पहचान बन जाती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हकीकत में भी ये आदमी ऐसा ही होगा, क्योंकि जब रोज़ आप एक आदमी को नेगेटिव रोल में देखेंगे तो ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे कभी भी अपने किसी भी फैंस की कोई बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि ये उनका कसूर नहीं है, ये तो काम है मेरा। किसी को मेरा काम अच्छा लगेगा तो किसी को मेरा काम बुरा लगेगा, ऊंच नीच तो होती रहती है। और रही बात मैसेजेस की, तो अच्छे बुरे दोनों ही मैसेजेस आते हैं मुझे। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके एक 6 साल का बेटा भी है, उसका क्या नाम है? जी हाँ, मेरा एक बेटा भी है, तुआन नाम है उसका। जी हाँ, और जितना मुमकिन हो सकता है मैं उससे अपने साथ सेट्स पर लेकर जाता हूँ ताकि वो मेरी शूट देख सके, क्योंकि वो ड्रामे वगैरह बहुत शौक से। तो दुआन को क्या बनना है? दुआन की क्या ख्वाहिश है? एक्टर बनने की ख्वाहिश है या अब तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है, वो क्या क्या करना क्या चाहता है वो? दुआन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चा है, हालांकि इसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल है और वो अभी से मेरे साथ शूट्स वगैरह पर जाना बहुत पसंद करता है और 6 साल की उम्र में उसका इस काम में इतनी दिलचस्पी लेना मेरे लिए दिलचस्प बात है। और वैसे जो मेरे बेटे का इंटरेस्ट है इस वक्त, वो है यूट्यूबर बनना चाहता है। वो एक ऐसा यूट्यूबर बनना चाहता है जिसमें वो अपनी सारी चीज़ें लोगों को बयान करे। मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल फील्ड चुनी है उसने अपने लिए। अच्छा, अब जो वक्त है
जिस इरा में हम थे, छोटे थे, उस वक्त दुनिया कुछ और थी। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। हमारे यहाँ तो एक ही चैनल होता था, जो नेशनल टीवी होता था, पीटीवी, और उसको हम देखते थे और सारी घरवाले उसके साथ बैठ के देखते थे। और हमें पता होता था कि हमारे माँ बाप साथ बैठे हैं, तो कोई ऐसी, हमें क्या पता होता, हमारे माँ बाप को पता होता था कि कोई ऐसी चीज़ टीवी पे सताती भी नहीं थी, और बच्चों के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं देखा जाए जो कि उनके अखलाक को तबाह करे या उनकी सोच को तबाह करे। अब आप बच्चों पे कंट्रोल नहीं रख सकते। दिस इज़ द टाइम ऑफ दिस टेक्निकल इन्वेजन व्हेन पीपल हैव लॉट्स ऑफ चैनल्स एंड because of the access to internet and Wi-Fi and everything, people, even like small kids can approach to anything. They can reach out to any website. उस वक्त आपको क्या लगता है कि बच्चों के इखलाक को तबाह होने से बचाने के लिए, या इतने छोटे बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए क्या तरीका है, और क्या ये कंट्रोल में है माँ बाप के कि इस तरह आप एक एक्टर हैं और आपको पता है कि एक्टिंग की दुनिया और मीडिया की दुनिया बिल्कुल और दुनिया है, वो एक हाइपोथेटिकल वर्ड है जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। बच्चा जो है वो किस तरह अपने आप को बच्चा आखिर क्या दूर रखे, माँ बाप बच्चे को किस तरह दूर रखें, और किस तरह उसकी जो अपब्रिंगिंग है उसको कंट्रोल रखें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इस सवाल का जवाब मैं यूँ दूंगा। मेरे ख्याल में बच्चों के हाथ में अभी से फ़ोन, टैबलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना उनके पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और अपने बच्चे के लिए भी मेरे सेम ख्यालात हैं। और मैं उसको इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से बहुत दूर ही रखता हूँ ताकि वो ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजार ना पाए। ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेट वगैरह यूज़ नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक यूज़ करने की इजाज़त है उसे। उसकी कुछ सिलेक्टेड वीडियोस हैं जो वो देखता है, मगर अब हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें हम बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अलबत्ता हम उन्हें समझा ज़रूर सकते हैं। मैंने जब एक्टिंग शुरू की थी तब कलर टीवी का नया नया दौर था, और उस वक्त टीवी पर इतने ड्रामास भी नहीं आया करते थे जितने कि अभी आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने समझे कि स्ट्रीट से शुरू किया है एक्टिंग का काम। हम लोग स्ट्रीट प्ले करते थे, हम लोग थिएटर करते थे, और जो कुछ भी मैंने स्ट्रीट प्ले से सीखा था, मैं सच कहूँ तो वो आज भी मेरे बहुत काम आता है। मेरे हिसाब से बच्चों को सिर्फ मोबाइल फ़ोन या टैबलेट से ही नहीं खेलना चाहिए, बल्कि बाहर भी जाकर खेलना चाहिए। उन्हें अपना एक फ्रेंड सर्कल भी बनाना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए, ये भी बहुत काम आता है। लेकिन मेरे हिसाब से इससे बच्चों को फ़ायदा भी है, क्योंकि हमारे दौर में तो ये सब कुछ नहीं था, तो हम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ भी नहीं थे। लेकिन हमारे बच्चों के दौर में ये सब कुछ मौजूद है, तो वो इससे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी इंटरनेट से बनाते हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। यानी सिर्फ गलत ही नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि इस वक्त बच्चों के सीखने की उम्र होती है, और वो जो कुछ भी सीखेंगे आगे चलकर उन्हीं के काम आएगा वो सब कुछ। मेरा मतलब, अगर टेक्नोलॉजी को अच्छे मकसद से यूज़ किया जाए तो आगे चलकर आपको उससे फ़ायदा ही होता है, और आपकी नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा होता है। हमारे दौर में तो ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, तो हमें काफ़ी मेहनत करके आगे आना पड़ा। इंटरनेट यूज़ करने से ज़रूरी नहीं कि आप अपना टाइम ही वेस्ट करें। इंटरनेट से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं जो कि आपको सीखने के लिए बाहर पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इंटरनेट से आप वही चीज़ फ्री में सीख सकते हैं और एक अच्छे और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी देर में सीखते हैं, कितनी जल्दी। इसके अलावा हमें बच्चों की नॉर्मल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। मेरा मतलब, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचर के बारे में भी बताया जाए, उसके करीब लाया जाए। उन्हें ट्रैवल करवाएं, कैंपिंग करवाएं, उन्हें दुनिया की खूबसूरत कुदरती चीज़ें दिखाएं, और उसके साथ साथ जानवरों से भी प्यार करना सिखाएं। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं होती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि हमारा तो बचपन ऐसा सारा गलियों में गुजरा, खेलते गुजरा, चोटें लगते गुजरा, दीवारें टापते गुजरा, ज़ख्मी होके आते थे, खुद ही ज़ख्म हील हो जाते थे। पेरेंट्स को फिक्र नहीं होती थी कि बच्चे किससे लड़के आ रहे हैं। बच्चों की लड़ाइयाँ बच्चों में ही रह जाती थी, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बच्चे मुझे इसलिए पसंद हैं कि वो
लड़ते हैं और भूल जाते हैं। तो बड़ों में भी ये बस होना चाहिए कि लड़ें, अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई हो या डिफरेंसेस आए तो उसके बाद उसको भूल जाएं, उसको दिलों में मत रखें। लेकिन हमारा तो बचपन उसी तरह गुजरा था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बच्चे गलियों में मुझे नज़र नहीं आते खेलते हुए, बहुत कम नज़र आते हैं। अगर होते भी हैं तो उनके हाथ में कोई ना कोई टैब होता है या कोई आईफोन होता है या आईपैड होता है या कोई ऐसी गेमिंग। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऑनेस्टली मुझे तो पता भी नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी उनको दी जाए, उनको बाहर लेके जाया जाए, हॉलीडेज, वेकेशंस, ये सारी चीज़ें दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फिल्म अकेडमी से एक्टिंग सीखी, लंदन में आप 3 साल आपने फिल्म स्कूल से आपने एक्टिंग की तरबियत हासिल की और उसके बाद आप वापस आए। अर्तुगरुल गाजी में जो कैरेक्टर आपने प्ले किया उसमें कितना हेल्प किया आपकी उस ट्रेनिंग ने, या उसके बाद आपने इस कैरेक्टर में आने के लिए मज़ीद कोई ट्रेनिंग हासिल की? क्योंकि इसका डेकोरम और इस कैरेक्टर के जितने भी उसलूब कहा जाए या जितने भी इसके रवैये थे, बिहेवियर्स थे, एटीट्यूड था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। और उसकी वज़ाक़त चाहे उसकी फाइटिंग स्किल्स हो या राइडिंग हो या उसकी स्वॉर्ड फाइट हो, सब कुछ वो सारी चीज़ें दोज आर वेरी अनयूजुअल फॉर अ जनरल एक्टर, फॉर अ कंटेम्प्रेरी एक्टर टू लर्न एंड परफॉर्म। तो ये सब कुछ आपने अलग से ट्रेनिंग आपकी दी गई, और कितनी अर्सी की ये ट्रेनिंग थी आपके लिए? जी बिल्कुल, मैं अपनी एक्टिंग के करियर में जिस स्टेज पर हूँ वो एक बहुत ही लंबा सफ़र था। मैंने अपने करियर का आगाज़ जो किया था वो एक थिएटर से किया था, और यहाँ से कारा कोई नज़र आ रहा है, वहाँ एक थिएटर था जहाँ मैंने एक्टिंग शुरू की। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा और सिनेमा की तरफ आता गया। और मेरा ये मानना है कि आप जो भी रोल प्ले करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मायने तो ज़रूर रखता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, घोड़सवारी हो, स्पोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। मुझे बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और इस वजह से मैंने एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली। इसके अलावा मुझे डिफेंस की साइड पे जाने का भी बहुत शौक़ था। मेरा मतलब मुझे फ़ौजी बनने का भी शौक़ था, लेकिन फिर मैंने एक्टिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाया। उसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक़ था, जिसमें घोड़सवारी हो गई। उसके अलावा और भी बहुत से नए नए स्पोर्ट्स करने का शौक़ था मुझे। इसके अलावा मुझे कैंपिंग करने का शौक़ था, बुक रीडिंग वगैरह का बहुत शौक़ था। दरअसल मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक़ था, हिस्ट्री की जानकारी हासिल करने का। मैं ये मानता हूँ कि इंसान को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो या फिर कोई राइटर हो। एक्टिंग मेरे लिए शुरू से ही सबसे ज़्यादा बहुत अहम रही है। मैंने एक्टिंग पढ़ने के साथ साथ उसे समझा भी है, बल्कि प्रैक्टिकल किया है। बेशक आप एक्टिंग पढ़ के भी सीख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक्टिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। किताबें पढ़ने की जो एक ट्रेडिशन था और लोग लाइब्रेरीज जाते थे, किताबें पढ़ते थे, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है, एंड दैट्स वेरी सैड। Technology again has taken over and people are more like switched to apps and soft copies. Still मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे जब कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो मुझसे जब तक वो पेपर पे नहीं होता तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गेट मी अ हार्ड कॉपी, बिकॉज आई कैन नॉट गो थ्रू PDF फॉर्मेट और सॉफ्ट कॉपी जो फ़ोन पे आता है या लैपटॉप पे आता है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर यू दिस बुक रीडिंग इज़ एंड द कल्चर ऑफ लाइब्रेरीज एंड दिस ट्रेडिशन ऑफ बुक रीडिंग? जी बिल्कुल इमरान, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मुझे स्क्रीन पे मिलता है मैं उसकी हार्ड कॉपी ही लेता हूँ, क्योंकि मैं हार्ड कॉपी को पढ़ के ही अपने हिसाब से उसे समझ पाता हूँ, और मैं इस हार्ड कॉपी को यूँ अपने हाथ में पकड़ के उसे फोल्ड करके उसे याद करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे, मेरा मतलब उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, आपको काफ़ी मदद मिलती है स्क्रिप्ट पढ़ने में उससे। मुझे किंडल या ई बुक रीडर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे वो फील नहीं आती। मेरा मतलब स्क्रिप्ट की जो बात होती है वो उसके अंदर वो बात नहीं होती, क्योंकि स्क्रिप्ट की हार्ड कॉपी जो आपको कहानी समझाती है, बुक रीडर वगैरह में नहीं समझ सकते उसको, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे टेक्नोलॉजी ने लोगों के लिए आसानियां भी पैदा की हैं,
और जैसा कि आपने कहा कि वाकई आजकल के दौर में कोई भी बुक्स वगैरह नहीं पढ़ता, मेरा मतलब हार्ड कॉपी के बजाय लोगों ने ई बुक वगैरह यूज़ करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे जितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर बुक्स वगैरह पढ़ने का रुझान कम नहीं हुआ बल्कि बरकरार है। अब यही देख लें, लोग अक्सर मेट्रो में सफ़र करते हैं, बसेस वगैरह में सफ़र करते हैं, उनके हाथ में बुक्स वगैरह ज़रूर होती हैं। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी से हमारी एक जंग भी है और लर्निंग भी है। मेरी एक रूटीन है, मैं हिस्ट्री और नावल वगैरह पढ़ता रहता हूँ। कागज़ का एक अपना रोमांस होता है। मुझे तो याद है कि वो जब हमारे यहाँ तो ईद कार्ड्स होते थे, जब ईद आती थी तो लोग कार्ड्स पे लिख के अपनी विशेस भेजते थे, तो वो एक बड़ा खूबसूरत रिवायत थी। फिर ख़त लिखना, क्योंकि आपको एहसास होता था कि जिसकी तरफ से ख़त आया है उसके हाथों ने उस कागज़ को छुआ होगा और उस कलम से जिससे उसने लिखा होगा। फिर उसका इंतज़ार, वो इटसेल्फ एक बड़ा खूबसूरत एक प्रोसेस होता था कि किसी के ख़त का इंतज़ार करना और फिर अपनी बात भेजना और इस बात का इंतज़ार करना कि उसको जब वो ख़त मिलेगा तो उसको वो कैसा लगेगा। तो इसका एक बड़ा खूबसूरत रोमांस था जो कि अब वक्त ने उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप करके उसका वो एक रोमांस खो दिया है। पता नहीं, शायद मैं ज़्यादा ओल्ड स्कूल हूँ या शायद जमाल भी मेरी तरह ही सोचते हैं, बट आई फील नहीं इमरान, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मैं तो अक्सर अपनी बीवी को भी खत लिखता रहता हूँ। हम पुराने इसके अलावा मैं अपनी वालिदा को भी खत लिखता हूँ। टर्की में बहुत खूबसूरत लाइब्रेरीज़ हैं और दुनिया की बेहतरीन किताबें हैं इधर। बल्कि मैंने तो एक ये रिवायत भी सुनी थी, अब पता नहीं वल्लाह आलम वो कितनी सही है कितनी गलत है, आप मुझे बताइए, कि यहाँ जो बिल्लियाँ जो हमें बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, उसकी एक वजह यह भी थी कि यहाँ उन बिल्लियों को इसलिए छोड़ा गया कि ऐसे जानवर थे जो किताबों पे हमला करते थे और किताबें ना खाएं, तो उसको ख़ास तौर पे बिल्लियाँ उनके लिए छोड़ी गई थी। और अब देखें तुर्की में आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन बिल्लियाँ नज़र आएंगी। ये क्या इसमें सच्चाई है? अगर आप है मुझे जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे घर में भी 3 बिल्लियाँ हैं और उन 3 बिल्लियों में से एक बिल्ली स्ट्रीट कैट है, यानी यहाँ तो स्ट्रे कैट्स भी इतनी प्यारी होती हैं कि वो आप जी हाँ, बहुत प्यारी और पालतू भी होती हैं। अच्छा, एक्टिंग में आपको आए हुए तकरीबन 15 साल आपने मुझे बताया, कितना 15 साल का अरसा हो गया जब से आप एक्टिंग कर रहे हैं? एज एन टीवी एक्टर मैं तकरीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ, मतलब टीवी की एक्टिंग में। लेकिन अगर आप मेरे कैरियर को ऑल ओवर देखें तो मेरे ख्याल से तकरीबन 25 साल हो गए मुझे। ज़िंदगी को कितना तब्दील कर देता है स्टारडम या किसी का फेमस होना? आपकी क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं? सबसे पहले तो प्राइवेसी ऑफ कोर्स, कि आपकी अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रहती और लोग आपको जब पहचानते हैं किसी सड़कों पे तो आप उस तरह आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन और कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने सैक्रिफाइस किया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और आपको लगता है कि आपको इसकी कुर्बानी देनी पड़ी और आज आप यहाँ हैं, तो आपने क्या क्या खोया इस पूरे प्रोसेस के अंदर? मैंने अपने इस कैरियर में, अपनी इस एक्टिंग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अर्न की हैं, क्योंकि मैं बड़े शौक से और बड़ी ही मेहनत से अपना काम करता हूँ, क्योंकि हमेशा से मुझे काम करने का बहुत शौक था। एक्टिंग से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं। मेरा ये मानना है कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई एक ऐसा काम चूज़ करना पड़ता है जिसे वो अपने दिलो जान से करे, उसमें साबित कदम रहे, कभी अपने काम से हिम्मत ना हारे बल्कि उसे और भी ज़्यादा मेहनत से और अच्छा करने की कोशिश करे, और फिर देखें आपका काम आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक्टिंग मेरा शौक था जिसे मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मकाम दिया। मैंने अगर कोई चीज़ खोई है तो वो आप कह सकते हैं कि प्राइवेसी खोई है, क्योंकि मैं अब बिल्कुल भी रश वाली जगहों पर नहीं जा सकता, लोग पहचानते हैं, प्राइवेसी खो गई है मेरी। पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है आपका और क्या क्या जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान आने का दिल चाहता है? पाकिस्तान बहुत ही वसी कल्चर का मालिक है, बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन साइड, बहुत ही खूबसूरत और हसीन नज़ारे हैं वहाँ के, और मुझे वहाँ के खाने पसंद हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। एज एन पर्सन, नॉट एज एन एक्टर, एज एन पर्सन मुझे पाकिस्तान के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। ये समझ लें कि ये शौक़ है मेरा, अच्छा, कि मैं पाकिस्तान के कल्चर के बारे में जानूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा नॉर्थ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। पाकिस्तान में जो पोलो स्पोर्ट्स है, जो घोड़ों पे बैठकर खेला जाता है, स्पेशली माउंटेन्स एरियाज में, वो खेल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। highest polo ground in the world, like
हमारे पास वो वाला पोलो ग्राउंड है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मीन सी लेवल से ऊपर है। टर्की में पोलो नहीं खेला जाता और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों, जबकि हमें खेलना चाहिए। But you should come to Pakistan and play polo Yeah, Imran, I love to do that. if you have like interest in horses and all. Do you? Yeah, I love horses. I spend too much time with them. अच्छा। जी। सो खैर घोड़े मुझे भी इतने पसंद है और इतना वफादार एक जानवर होता है। और हमारी तो हम अपनी जब देखते हैं इस्लामिक हिस्ट्री तो हॉर्सेस का एक बड़ा खूबसूरत एक रिवायत रही है कि उन्होंने किस तरह अपने मालिकों से वफ़ा की। जब वाक़या करबला देखते हैं तो वहाँ भी हमें दुलदुल की मिसाल मिलती है। तो बड़ा खूबसूरत एक ट्रेडिशन है। घोड़ा एक बड़ा प्यारा जानवर है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने इमरान, घोड़ा बहुत ही ज़बरदस्त जानवर है। और जब आप घोड़सवारी करते हैं तो उसकी एक ऐसी फील आती है कि मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक घोड़े के साथ सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी रूह भी कनेक्ट होती है। घोड़े के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि एक बहुत ही वफादार और बहुत ही अच्छा जानवर है, बहुत ज़्यादा। जानवर इंसानों से बड़ी जितने सेंसिटिव मैंने जानवरों को देखा, बाज़ वक़्त इंसानों को नहीं देखा कि वो किस तरह मोहब्बत को महसूस करते हैं, किस तरह अफेक्शन को महसूस करते हैं, वो वाइब्स महसूस करते हैं जो आप उनको देते हैं। इफ़ यू डिसलाइक एनी एनिमल, वो इट शोज़ ऑन योर, इफ इट्स शोइंग ऑन योर फेस, इवन इफ वो आपकी शक्ल पे भी नहीं आएगा तो वो उसको महसूस हो जाएगा और वो आपसे दूर भागेगा। तो ये जानवरों की ये जो वेव लेंथ होती है, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए जानवरों के साथ आप बहुत प्यार से, एक वो कहते हैं ना कि कोई शेर आप पे हमला करने वाला हो सब कुछ, तो अगर आप उसको प्यार से देखें क्या तो उसका हमला करने तक का वो जो है वो रुक जाता है। तो एग्रेसिव जानवर तभी होता है जब आप उसके लिए एग्रेसिव होते हैं, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि इंसान से ख़तरनाक जानवर तो कोई भी नहीं है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है और आप रोज़ों में इतना टफ़ रूटीन कैसे फ़ॉलो करते हैं? मतलब एक्टिंग, और वो भी इतनी टफ एक्टिंग, और उसमें सारी ये नेज़ाबाजी, और उसके अंदर सारा आपका ये सोर्ड फाइटिंग एंड एवरीथिंग, और उसके बाद रमज़ान की सख्ती, रोज़ों की सख्ती, ये किस तरह सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं? जी बिल्कुल इमरान, मैं बताऊं आपको, तुर्की की जो मेजर पॉपुलेशन है वो रोज़े रखती है, और जब हम शूट पर होते हैं तो जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं वो सब रोज़े में होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान है तो अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर लें, लेकिन रमज़ान हो या ना हो, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे प्ले का बाकायदगी से इंतज़ार करती है, तो हमें उसी के हिसाब से काम करना होता है। तो यही वजह है रमज़ानों में भी हम अपने काम को पूरी तरह से करते हैं। मुश्किल पेश आती हैं लेकिन काम तो करना होता है। दुआन ने रोज़ा रखना शुरू किया? जी नहीं अभी वो काफ़ी छोटा है। अभी छोटा है, लेकिन बच्चों को ये होता है कि रोज़ा कुशाई हो उनकी। हमारे यहाँ रोज़ा कुशाई की एक ख़ास होती है एक बच्चे। तो आपकी रोज़ा कुशाई हुई थी तो कुछ आपको याद है कि आपके यहाँ भी इसी तरह रोज़ा कुशाई का होता है टर्की में जिस तरह हमारे यहाँ होता है? पहला रोज़ा बड़ा सेलिब्रेटेड रोज़ा होता है और उसमें सारे बड़े जो होते हैं बड़े खुश होते हैं कि जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। और जब मैं छोटा था तो मुझे भी बहुत शौक था रोज़ा रखने का। मेरे बेटे को इस साल तो नहीं, हाँ पिछले साल उसे काफ़ी था कि मैं रोज़ा रखूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जब वो उसकी उम्र हो तभी वो रोज़ा रखे। और मेरी भी बचपन से यही कोशिश होती थी कि जितना जल्दी हो सके मैं रोज़ा रख लूं, लेकिन मैंने अपनी एज के हिसाब से ही रोज़ा रखा। जाहिर है अल्लाह ने हमें जहानत दी है, सब्र दिया है, सही बुरे की समझ दी है। आपको अपने बच्चों को इतना ट्रेन कर देना चाहिए कि आपको उनको फोर्स ना करना पड़े। उन्हें मालूम हो कि उनका मजहब क्या कहता है उन्हें करने को, उन्हें रोज़ा रखना है, उन्हें नमाज पढ़नी है, उन्हें इबादत करनी है अल्लाह की, तो ये सब उन्हें मालूम होना चाहिए। बच्चों को जो भी आप सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, आगे चल के बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। आप अपने बच्चों को आज जो बताएंगे, जो सिखाएंगे, कल को आपके बच्चे वही सब कुछ करेंगे। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे जमाल बात करके, और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ था आपको देख के, हमें जब हमने ड्रामा आपका देखा था तो अंदाज़ा नहीं हुआ था कि आप माशाल्लाह इतने लाइटेंड हैं और इतने मज़े की बातें करते होंगे, क्योंकि जो चेहरे से ज़रा थोड़ा सा सख्त नज़र आता है वो लगता नहीं है कि अंदर से भी इतना ही खूबसूरत होगा और इतना नर्म होगा दिल का। बट इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन पाकिस्तान सून। जी इसकी मुझे बहुत ही खुशी होगी और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आऊँ, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत पहाड़ देखूं। Yeah, just be my guest. I'll definitely host you and take you to I would love that. the highest polo ground of the world, right? जी बिल्कुल।
लवली टॉकिंग टू यू ब्रदर। तो जनाब ये थे जमाल हुनाल, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में एरस और बाद में फिर अहमद, जब इनका ये मुसलमान हो जाते हैं उन्होंने अपना नाम अहमद रखा, वो रोल किया, बहुत फेमस हुआ। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। दूसरी तरफ ब्रेक के बाद पाकिस्तान में रीमा जी हमारा इंतज़ार कर रही हैं एंड वी आर डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ इज़ शी डूइंग और किस तरह वो ये रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हैं। रीमा जी, ओवर टू यू आफ्टर द ब्रेक। देखते रहिए आप आज एंटरटेनमेंट आज न्यूज़ पर बराने रहमत।